फाइनेंशियल पार्टनर की कितनी ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल जर्नी में? गुरु बिना भवनिधि तरव नहीं कोई। ओके, द फंड मैनेजर एंड देन हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो सबसे टॉप पे थीमेटिक फंड्स देखिए। फीस क्यों डरते हैं लोग देने से? लॉन्ग टर्म इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। 93% ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी इन F&O। सिल्वर पे आपका नजरिया क्या है? इस समय किसी को भी नया पैसा सिल्वर में डालने के लिए नहीं बोल रहे। सर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स डिसिप्लिन कैसे लाते हैं इन्वेस्टमेंट में? 5-7% मार्केट गिरता है तो एकदम ये होता है कि एज इफ द स्काई इज फॉलिंग डाउन। गलती सोने चांदी की है, गलती मार्केट की है या गलती इन्वेस्टर्स की है? हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज एक्चुअली। और आज हम बहुत बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो होता है डू इट योरसेल्फ, यानी कि आप कुछ भी करें वो खुद करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट हो, डायरेक्टली इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। तो आप अपनी रिसर्च करते हैं और आप उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभी डिसअपॉइंट भी होते हैं, कभी कभी अच्छा भी करते हैं। जब मार्केट्स अच्छा करते हैं तो आपके सारे पोर्टफोलियोज अच्छे होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरते हैं तो आप पैनिक कर जाते हैं। कहाँ निकलना है, कहाँ पोजीशन बढ़ानी है, वो आपको नहीं समझ में आता। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि क्या आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं या आपको एक फाइनेंशियल पार्टनर, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या एक फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस जाने वाले आपके अच्छे से पार्टनर जो आपको हेल्प करे ऐसी सिचुएशंस में जब आप उनको डील नहीं कर पाते। आमतौर पे ये माना जाता है जब मार्केट्स बॉयंट होते हैं, सब कुछ रोज़ी रोज़ी होता है तो सब कुछ अच्छा चलता है, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप तो चलता ही चलता है। लेकिन जब मार्केट में अनिश्चितताएं होती है, अनसर्टनिटी होती है, तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंशियल पार्टनर कितना ज़रूरी होता है इस पूरी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। और आज के हमारे खास मेहमान जो है मिस्टर विकास गुप्ता, कैंगरू एसोसिएट से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विकास जी, पहला सवाल तो मेरा यही है, हाँ जी। डू इट योरसेल्फ तब से आया जब से कोविड क्राइसिस आई, ठीक है? उससे पहले भी हम मार्केट्स में थे, लेकिन हम सोच समझ के ही, किसी से राय लेके ही इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जब सब कुछ ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन आ गया, फ़ोन्स आ गए, तो सब हम एक्सपर्ट्स बन गए। और एक्सपर्ट्स ऐसे बन गए कि डायरेक्टली स्टॉक में भी निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फ़ंड की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देख के म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं। लेकिन गलत हम तब होते हैं जब स्टॉक गिरते हैं और हम पैनिक कर जाते हैं और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ख़राब आते हैं। तो फाइनेंशियल पार्टनर की कितनी ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल जर्नी में, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ? तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत साल पहले लिखा था, गुरु बिना ज्ञान अधूरा। नो गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिना भवनिधि तरव नहीं कोई। ओके। इसका मतलब यह है कि बिना गुरु के आप सागर को पार नहीं कर सकते। ओके। अर्जुन जो बहुत ही बड़े तीरंदाज थे, जिन्होंने अकेले अपने बलबूते पे पूरी कौरव सेना का संहार किया, वो भी एक अच्छे सारथी के बिना ये नहीं कर सकते थे। सो मेरा तो यही कहना है कि बिना एक अच्छे एडवाइज़र के it is very difficult for you to achieve financial freedom. I would use the word very difficult, not impossible, because अगर आपके पास उस तरह का टाइम है, उस तरह का आपके पास नॉलेज है और आप अपने आप को पूरा अपडेटेड रख सकते हैं, तो शायद वो हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी you must have an advisor with you who can course correct whenever you are going wrong. See, what happens is we normally tend to flow with the whatever is happening in and whatever we hear around. But जब एक advisor आपके साथ होता है तो he ensures that the course correction happens regularly. मैं एक example हमेशा use करता हूँ कि whenever you do it yourself, normally आप लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? मतलब what would be your take? What will you do? Suppose today you said कि okay, I have to say start an SIP. So what would be your first 2-3 due diligences which you will do
पहले तो एक तो क्वालिटी ऑफ फंड, द फंड मैनेजर, एंड देन हिस्टोरिकल रिटर्न्स। हिस्टोरिकल रिटर्न, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से हैं तो आपने वो पहली दो बातें देख ली हैं, परंतु ज्यादातर लोग हिस्टोरिकल रिटर्न्स पे जाते सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं। एंड हमने ये देखा कि जब आप सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे करते हैं तो 8 out of 10 टाइम्स योर एक्सपीरियंस विल बी रॉन्ग, बिकॉज आपने उसकी पिछले 2-3 साल की हिस्टोरिकल रिटर्न देख ली और उसके बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो वो जरूरी नहीं है कि अगले 2-3 साल भी वो बेटर परफॉर्म करेगा, हो सकता है, दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट अमूमन ये देखा गया है। एंड जनरली जब आप रिटर्न देखते हो तो आप को सबसे टॉप पे थीमेटिक फंड्स देखेंगे। जी जी। और थीमेटिक का रोटेशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। थीमेटिक का रोटेशन इज हैपनिंग वेरी फास्ट। तो साइकिल जहां एंड हो गया, जहां साइकिल एंड हो गया, आपके पास वहां आप पड़े रहोगे, फिर आप रोगे, बोलोगे यार म्यूचुअल फंड में तो पैसे बनते नहीं है। जैसे आपके कैमरामैन साहब हमें बता रहे थे अभी सुबह कि भाई हमने तो पैसे डाले थे लेकिन वो फंड चल ही नहीं रहा। तो वो यही होता है, बिकॉज आप सिर्फ रिटर्न देख के बात कर रहे हो। सो हम उसको एक सिस्टमैटिकली उसके गोल प्लानिंग के हिसाब से, हम उसके हिसाब से उसको फंड सेलेक्ट करते हैं। उसके अंदर उसकी एसेट एलोकेशन का ख्याल रखा जाता है, उसके अंदर उसका लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है वो ध्यान रखा जाता है, डेट इक्विटी में कितना है, फिर उसके हिसाब से उसका टाइम होराइजन देखा जाता है। सो इन सब के बेसिस पे हम किसी को, जाते ही आपने हमसे बोला कि ये फंड हमें बता दो, तो हम 3 फंड ऐसे नहीं बता देंगे। पहले हम आपसे 30 क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपको उसी हिसाब से एक फंड आपको बताया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा। सो डू इट यार इन्वेस्टर में नॉर्मली इन्वेस्टर्स सी, और आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, ये सब कोविड के समय से शुरू हुआ है, बिकॉज कोविड के समय में सबके पास बहुत समय था, टाइम था, समय वाज समथिंग व्हिच वर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। सो पीपल स्टार्टेड स्क्रॉलिंग द रील्स और अपग्रेडेड देयर नॉलेज। सो उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि अवेयरनेस आ गई। ट्रू, अवेयरनेस आ गई। सी, अगर हम 30 साल पहले जाते हैं तो 30 साल पहले लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ होती थी? नहीं होती थी। वो लार्जली एफडी करते थे, रियल एस्टेट खरीद लेते, या कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते थे। लेडीज गोल्ड खरीद लेती थी। लेकिन आजकल लेडीज तो सबसे रिच है। लेडीज सबसे रिच है। वो गोल्ड की एक सुपर साइकिल चल रही है। सो ये 3 जगह इन्वेस्ट होता था, बट आज अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो इतना वाइड और कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हमें, जो हम फुल टाइम ये काम करते हैं, हमें दिक्कत होती है टू कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। सो एक इन्वेस्टर को तो वो सब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। सो आई थिंक कोविड ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि एटलीस्ट दे एडुकेटेड द इन्वेस्टर्स कि भाई ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे मार्केट एकदम बिल्कुल डाउन थी, और उसके तुरंत बाद जैसे ही वो कोविड का खतरा टलने लगा, इट स्टार्टेड मूविंग अप एंड all of them, they made money, which gave them overconfidence. Overconfidence ऐसा कि some of the investors whom we used to advise, they started advising us कि आप ये वाला stock ले लो. So वो overconfidence. But we have seen market cycles. I am in the market since 1992. So we have seen those cycles. So we know this kind of things will happen. We still stick to our main goal of asset allocation, long-term investing. We don't believe in trading. We don't believe in buying individual stocks. We largely do portfolios of stocks, portfolios of bonds. So we are looking at portfolios rather than one single stock. सर ये बताइए कि जो एक आम आदमी है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाने से इसलिए डरता है, कहता है कि वो फ़ीस मांगेंगे और उनकी फ़ीस पे काम करते हैं तो फ़ी नहीं देना है। जब आपको सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, आप कुछ भी सर्च करिए, इंटरनेट पे जाइए, इंस्टाग्राम रील्स में जाइए, फिन इन्फ्लुएंसर्स जो है आजकल उनको ट्रैक करिए, तो आपको सब समझ आ जाता है। सो यू बिकम, फ़ीस क्यों डरते हैं लोग देने से? मैम, इसमें मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर सर में दर्द है तो आप केमिस्ट के पास जाओगे, एक सेरिडॉन ले लोगे या क्रोसिन ले लोगे और ठीक हो जाओगे। बट लेकिन अगर आपका सर दर्द 15 दिन तक परसिस्टेंट है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
लॉन्ग टर्म इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। सो वही मैं ये बोलता हूँ, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे डिड अ गुड जॉब ऑफ एजुकेटिंग पीपल, बट द जॉब एंड्स देयर। But they are more than educating now. That's there, it should end there. They have become advisors themselves. And आप ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करोगे, so then they'll say, okay, join my Telegram channel, I'll give you stock tips, I will do, we make so much money in F&O every day. सेबी ना अपने चीख के बोल रही है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, 93% ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी इन F&O, प्लीज डोंट डू इट। फिर भी वॉल्यूम कम नहीं होता। ये कमाल इन्फ्लुएंसर्स का है, ये हम और आप तो नहीं कर रहे। मतलब हम तो वी डोंट एडवाइज एनीवन टू गेट इनटू F&O। सो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने अच्छा काम किया, परंतु दे हैव गॉन ओवरबोर्ड। एंड इन्वेस्टर्स का एक रीसेंसी बायस होता है, हर इन्वेस्टर का एक रीसेंसी बायस होता है। वो यही देखता है कि भाई अब क्या चल रहा है। आज आप अपना किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का आप रील देखना शुरू करोगे तो सारे में चांदी 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 हो रहा है। हाँ, राइट। तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था निकेत को, 1.5 साल पहले एक फंड हाउस ने सिल्वर फंड लॉन्च किया था जी, कोई गया नहीं उसके पास। 50 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठे हुए उसके ऊपर। ओके। और आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम इन सिल्वर ETF, कैन यू मेक अ गेस कितना होगा एक दिन का? नो आइडिया। 5000 करोड़। वो जब चांदी 90,000 पे थी, लोग चीख के बोल रहे थे कि ले लो, किसी ने नहीं ली। आज जब वो 3.5 लाख पे है और लोग बोल रहे हैं कि यार थोड़ा घबराहट है, लेकिन लेनी है, लेकिन लेनी है। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, टुडे माय ड्राइवर आस्क्ड मी कि सर चांदी लेनी है। सो आई सेड आई हैड सम पोजीशन इन चांदी, सो आई इमीडिएटली कट इट ऑफ कि भाई अब हो गया, अब इट इज गोइंग इनटू रॉन्ग हैंड्स। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैपेंस। सो जो रीसेंसी बायस होता है वो हमेशा होता है। हमने देखा पहले 2023 में स्मॉल कैप्स के ऊपर ये सब चला था कि भाई इन्वेस्टर हमको बोलते थे कि भाई पिछले साल 60% रिटर्न आई है, इस बार 40 तो आई जाएगी। सो आई सेड, आई यूज्ड टू टेल देम कि -40 भी आ सकती है। अरे नहीं -40 कैसे आएगी, बट आई, और आ सकती है अभी भी। स्टॉक मार्केट में अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है और एक आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हो, देन तो मैम स्टोरी वही होगी जो आप बता रहे हो। वो 1 साल बाद सब लोग यही बोल रहे होंगे कहाँ फंस गए। अच्छा चलिए, आपने सिल्वर की बात की है तो यही पूछ लेती हूँ, सिल्वर पे आपका नज़रिया क्या है? मैम देखिए, हम इस समय किसी को भी नया पैसा सिल्वर में डालने के लिए नहीं बोल रहे। जिसका पुराना लगा हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे करके एट ऑल हाइज वी आर ट्राइंग टू गेट इट आउट। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यहाँ से भी सिल्वर डबल हो जाए, बट हमने तो पैसे 90,000 पे लगाए हुए हैं। तो आज अगर हमारे को 3.25 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, सो वील स्लोली गेट आउट ऑफ इट। सो दैट्स माय व्यू ऑन दैट। सर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स डिसिप्लिन कैसे लाते हैं इन्वेस्टमेंट में? क्योंकि आप अगर खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आप इमोशनली कभी कभी किसी स्टॉक से अटैच हो जाते हैं क्योंकि आपने ख़रीदा है विद अ ड्रीम ऑफ अर्निंग करोर्स फ्रॉम दैट स्टॉक, बट योर बेट गोज रॉन्ग। ठीक है, तो लाइक डिसिप्लिन में आप क्या करते हैं, फिर भी रख देते हैं उसको, इतना प्यार आ जाता है और आपका पोर्टफोलियो लॉस बढ़ता जाता है। हाँ, और लॉस बढ़ता जाता है। और एडवाइजर्स का रोल यहीं पे आता है जहाँ वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। ओके, सब ट्रेड्स जो है या सब इन्वेस्टमेंट्स जो है हमेशा पॉजिटिव में नहीं होती है। अगर आपने एक अच्छी एसेट एलोकेशन की हो तो आपका कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव और कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ऐसे में फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल क्या होता है अभी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सर। अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यू आर वेरी राइट। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखेंगे, हर दिन ट्रम्प साहब अपने बयान बदलते हैं कभी मार्केट क्रैश कर जाती है, कभी रिकवर कर जाती है। सो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका रोल क्या होगा? मैम इसमें रीबैलेंसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। कोई भी एसेट क्लास खराब नहीं होती, कोई भी एसेट क्लास बहुत अच्छी नहीं होती। अगर सपोज कीजिए हमने आपको, अभी हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे ही रहते हैं,
हमने आपको पिछले साल आपके पोर्टफोलियो में 5% सिल्वर दिलवाई होती, राइट? 3 गुना भाव हो गया। सो आज वो आपके पोर्टफोलियो का लगभग 12 से 15% होगी। सो वही हम कर रहे हैं, जैसे हमने बोला, हम उसे वापस 5 पे ला रहे हैं। ओके, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर होंगी तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं ये सोचूंगी आप सोचोगे नहीं है तो ये अभी 15 हुआ है, ये 30 हो जाएगा। हाँ, सो वो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, और उसके लिए हमें इन्वेस्टर से कई बार जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी विन दैट आर्गुमेंट विद द इन्वेस्टर, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोर्स करेक्ट कि भाई हमने जो उसके अंदर सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमारे पैसे बन गए हैं। इफ एन इन्वेस्टर हैज मेड 3 times his money in 1 year, then he doesn't need to invest again. So that's how we do course correction. So rebalancing is an important part of our portfolio. Then also this is from the asset class perspective, but also we do a deep dive into the portfolio every quarterly. So every quarter we look at कि भाई जो हमने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक्स भी हैं, उसके अंदर पूरे पोर्टफोलियो में कितना हमारे पास लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप है। सो अगर स्मॉल कैप भाग गए हैं और वो 20% के होने चाहिए थे और टुडे इट इज एट से 40%, देन वी विल कोर्स करेक्ट। सो अगर वो 40% हो गया है तो मिड और लार्ज कैप कम ही होंगे। सो वी विल कोर्स करेक्ट दैट फ्रॉम 40%, वी विल रिड्यूस दैट allocation from 40% to say 20% and allocate more to large and mid cap. So this automatically takes care of discipline. So these are the kind of things which we do. Another thing which I'll tell you one story very interesting. Investors कहाँ गलतियाँ करते हैं जब वो DIY करते हैं। So हमारे को एक इन्वेस्टर मिले तो बोले यार हमने 1 लाख रुपए महीने की SIP शुरू की थी और 12 लाख लगाए थे, और ये हम तेजी की बात कर रहे हैं, और 12 लाख लगाए थे और 1 साल बाद यार 15 लाख रुपए हो गए, तो हम तो वो निकाल रहे हैं। हमने कहा यार 1 साल हुआ है तो अभी क्यों निकाल रहे हो? बोला नहीं, 1 साल के बाद टैक्स फ्री है, 1.25 लाख तक टैक्स फ्री है, 1.25 लाख तक टैक्स फ्री, उसके बाद टैक्स लगेगा। अच्छा, आप तो गलत बोल रहे हो। बोला क्यों गलत बोल रहे हैं? हमने बोला भाई आपकी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी उसको 1 साल हुआ है, जो आपकी दूसरी थी और दूसरी से लेके 12वीं इन्वेस्टमेंट है उसको 1 साल नहीं हुआ है। उस पर आपको शॉर्ट टर्म ही लगेगा और उस पर आपको एग्जिट लोड भी लगेगा। पहली पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी एग्जम्पशन मिलेगी। बट दूसरी से लेकर 12वीं तक की इन्वेस्टमेंट में तो 11 इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स लगेगा। बोला ये तो हमको मालूम ही नहीं है। ये प्लीज क्लैरिफाई करिएगा और समझाइएगा। अच्छा, आपने एक इन्वेस्टमेंट की 1 जनवरी 2025 को और आपने रिडेम्पशन की और एक फरवरी को की, फिर 1 मार्च को की, और ऐसे ऐसे करके आप 1 दिसंबर तक आपने सारी इन्वेस्टमेंट की, 12 इन्वेस्टमेंट, 1-1 लाख रुपए आपने हर महीने लगाए। उस 12 लाख की वैल्यू आपकी सपोज 15 लाख हो गई से 15 जनवरी के आसपास। तो आपने कहा यार 3 लाख का गेन है, 3 लाख में 1.25 लाख टैक्स फ्री है, 1,75,000 बचेगा, उस पर मैं 12% टैक्स दे देंगे और निकाल लेते हैं। बट वो गलत है कैलकुलेशन। जो आपका पहला 1 लाख है उसको 1 साल हुआ है, जो फरवरी वाला हुआ है उसको 1 साल नहीं हुआ है, उसको 1 साल 1 फरवरी को होगा। तो उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा आपको, मार्च वाले में भी शॉर्ट टर्म लगेगा। सिर्फ जो 1 जनवरी वाली इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको लॉन्ग टर्म लगेगा। सो ये गलती अमूमन इन्वेस्टर करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर को आप देखेंगे वो ये गलती कर चुके होते हैं, और उसमें उसको जो सेकंड इन्वेस्टमेंट से लेके 11वीं इन्वेस्टमेंट तक उस पर उसको एग्जिट लोड भी लगेगा, बिकॉज एग्जिट लोड भी होता है 1 साल का। सो ये चीजें इन्वेस्टर ध्यान नहीं देते हैं, और ये उन्हें पता लगता है उनको, लेकिन उन्हें पता लगता है जब वो रिडेम्पशन कर चुके होते हैं और जब वो पैसे हाथ में आते हैं तब पता लगता है कि इतना लोड लग गया, और फिर जब वो टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तब पता लगता है कि इसमें टैक्स भी जाएगा। सो ये सब चीजें एक अच्छा एडवाइजर ये सब चीजें पहले से प्लान करके रखता है। सो बहुत जरूरी है। सो आप सोच रहे थे कि मेरे को सिर्फ 1,75,000 पे टैक्स देना है, विच विल बी समथिंग अराउंड 30,000 रुपीज, बट होगा क्या कि आपका जो 1 लाख के ऊपर सपोज आपने 50,000 भी बनाए तो वो 50,000 निकाल दीजिए, 2.5 लाख के ऊपर तो आपको 20% देना पड़ेगा। This invariably happens, so which we have seen, and investors
सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बट मैम बहुत कुछ मिस आउट हो जाता है। नो हमारे 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे 30 साल के हमने सफेद बाल किए हैं, वो उसका एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल, दैट दे रियलाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लगता सबको है कि हमें सब पता है, लेकिन होता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपको मैक्सिमम कॉल्स कब आती हैं, जब मार्केट बढ़ता है 10% से या मार्केट घटता है 10% से? दोनों टाइम आती हैं। ओके। दोनों टाइम आती हैं। मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब डालने के लिए कॉल आती है, और जब मार्केट घट रहा होता है तो रुकने के लिए कॉल आती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल ही किसी का एक इन्वेस्टर का फ़ोन आया, तो वो बोला यार मेरी ना SIP चल रही है, वो रोक देते हैं। अब अगर वो मेरे स्टाफ को फ़ोन करता तो शायद वो रुकवा देता, उसने मुझे फ़ोन किया, तो आई टोल्ड हिम कि ये तो टाइम डबल करने का है, तुम रोकने की बात कर रहे हो। बोला क्यों? मैंने कहा जब बाजार में सेल लगती है तब तुम शॉपिंग करने जाते हो या नॉर्मल में शॉपिंग करने जाते हो? बोले जब सेल लगती है। ऐसे 10% सेल पे मिल रहा है माल, ले लो, रोक कौन रहा है? अरे यार तुम तो हमेशा डालने के लिए बोलते रहते हो। मैंने कहा हम आपके फायदे की सोचते हैं, आप कहोगे मैं रोक देता हूँ, मुझे मेरे लिए तो इट्स अ 2 मिनट जॉब, बट इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो कॉल्स दोनों टाइम पे आती हैं। हम चाहे जब तेजी में कॉल आए तो शायद हो सकता है मैं उसको अवॉइड कर दूं, बट मंदी की कॉल को मैं कभी अवॉइड नहीं करता, बिकॉज दैट्स द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू हैंड होल्ड आवर इन्वेस्टर्स, दैट इज द टाइम व्हेन इन्वेस्टर नीड्स अस द मोस्ट, दैट इज द टाइम व्हेन ही विल कमिट मिस्टेक। रिसेंसी है ना, उसको मतलब 5-7% मार्केट गिरता है तो एकदम ये होता है कि एज इफ द स्काई इज फॉलिंग डाउन, विच इज नॉट द केस। एंड वही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार अभी गिर रहा है, निकाल लेते हैं, थोड़े दिन बाद डाल देंगे, क्या उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? डालने का पता नहीं होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 12 अप्रैल 2020, वन इन्वेस्टर, शी हैड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड roughly around 50 lakhs with us. That was the day when Templeton thing happened. So she called me कि विकास हमारी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल दो। मैंने कहा मैम कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, आई हैव सीन दिस टाइम बिफोर, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, एंड विद इन कपल ऑफ डेज देयर विल बी अ सपोर्ट व्हिच विल कम फ्रॉम either the RBI or from the SEBI or anyone. There will be a support which will come in. Don't worry about it. No. Please take it out. मैंने कहा मैम अरे यार क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते बाद दोबारा आ जाएंगे। So I had no option because end of the day it is client's money. So if they are instructing us कि निकाल दो तो ठीक है, I redeemed everything. Next day she calls me and says कि हमारी SIP चल रही है, वो भी बंद कर दो। I think that was a more difficult decision for me to take on client's behalf than redeeming. Redemption तो मैं एक बार को फिर भी मैनेज कर लेता, but ठीक है, क्लाइंट बोल रहा है तो करना पड़ेगा। Now when I meet her, I tell her that see, if and we did a simulation run on same funds, if she would have invested, said आपका the money would have tripled in 5 years. But she did she come back to you? वो वापस आई थी आपके पास? After 4 years. After 4 years. After 4 years, she did come back. Okay. बट वही तो है कि गलती करी, उसके बाद उसको समझ में आया समय के साथ, एंड देन शी केम बैक। Yes. See, एक चीज मैंने और देखी है, and I've been associated with the mutual fund industry since 1997. जिस भी इन्वेस्टर ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मतलब मैंने आई हैव सीन अ सिंगल चेक ऑफ 500 crores. सो छोटे से छोटे इन्वेस्टर और बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने जिसने भी एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ही आर ऑलवेज कम बैक, ऑलवेज, बिकॉज दिस प्रोडक्ट, लीव अपार्ट एवरीथिंग एल्स, द ईज ऑफ परचेजिंग एंड रिडेम्पशन एंड कंपाउंडिंग तो छोड़ ही दो, वो तो है ही है, जो है सिर्फ ऑपरेशनल ईज जो है वो इट्स फिनोमिनल। 2 दिन में आपके घर में पैसा आता है। आपने मंडे को अगर रिडेम्पशन लगाई, वेडनेसडे 10 बजे तक आपके अकाउंट में पैसे होंगे, यू डोंट इवन हैव टू आस्क एनीवन। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक हैट्स ऑफ टू SEBI, MFI and the entire fund industry, the way the funds are structured,
it's done a phenomenal job. And over a period of time, I always say, you know, if you match your time horizon with the time horizon of the underlying fund, you will always make the desired return. Always. Okay. I'll explain. स्मॉल कैप की बात करते हैं जी. तो स्मॉल कैप में विच इज द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट क्लास, हम ये बोलते हैं कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तो सिस्टमैटिकली करो एंड इन्वेस्ट विद अ होराइजन ऑफ 5 to 7 years, राइट. आप 5 से 7 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो, एंड योर टारगेटेड रिटर्न should be anywhere between 15 to 20%. 15 to 20%. 15 15. 15 to 20%. Okay. That's a realistic CAGR. CAGR. Okay. आप उठा के देख लो 7 साल का डेटा, you will always get that return. Because वो साइकिल्स है. मिड एंड स्मॉल कैप में अगर हम करते हैं, मतलब लार्ज एंड मिड कैप में करते हैं, तो हम उसमें 3 से 5 साल का बोलते हैं, और वहां पे उसका एक रिटर्न की एक्सपेक्ट. सो यू हैव टू मैनेज वन द टाइम होराइजन, टू यू हैव टू मैनेज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न. ठीक, बहुत बार एक्सपेक्टेशन रिटर्न की बहुत ज़्यादा होती है. अभी हमको एक इन्वेस्टर मिले, वो बोले यार मैं 20% से कम इन्वेस्ट में मैं करता ही नहीं इन्वेस्ट. तो सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, लेकिन हाँ मैं आपको 12 से 15% बोल रहा हूँ. अगर 20 आएगा तो मैं काटूंगा नहीं उसमें से रिटर्न, वो पूरी आपके पास ही आएगी. बट मार्केट हैज़ टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ रिटर्न. ये बताइए कि अभी तक आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनका समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट दे आर फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ देयर फादर ग्रैंडफादर आर स्टिल लाइंग विद देम बट दे डोंट नो व्हाट टू डू. ये बहुत सारों के साथ है कि अभी भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स पड़ी हुई हैं, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि वो अपने ही डिजिटल समझ के ये समझते हैं कि वो गंद है, उसमें उसका वैल्यू नहीं है. ऐसा कुछ है कि? बिल्कुल है. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक करीब 7 साल 2017-18 की बात होगी. सो वी मेट अ लेडी, शी वाज आवर क्लाइंट एंड शी वाज इन्वेस्टिंग थ्रू अस. सो शी फाउंड सम पेपर्स. सो शी शोड मी द पेपर्स कि विकास देखो यार ये पेपर मिले हैं, इनकी कुछ वैल्यू है क्या. सो आई सॉ द पेपर. द मोमेंट आई सॉ द पेपर आई सेड यस देयर इज वैल्यू इन दिस. बोला कितनी वैल्यू है? आई सेड मैम ये देखो 20 साल पुराना पेपर है, 25-30 साल पुराना पेपर है, मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना बोनस आया, कितना क्या है. दीज आर शेयर्स, सो जितना भी बोनस वगैरह मैं कैलकुलेट करके आई विल गेट बैक टू यू. बोली बट कितनी वैल्यू होगी? सो आई सेड या वैल्यू वुड बी इन सम करोर्स. सो हमने फिर पूरा रजिस्ट्रार को लिखा, सारा निकाला, एंड देन वंस वी कैलकुलेटेड द फुल वैल्यू इट वाज रफली 42 crores. सो ऐसा होता है. तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल एडवाइजर का ही काम आता है ना. हाँ. खुद तो हम कर नहीं सकते. वो नहीं कर सकते. कितने इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं कि यार हमारे पास ये शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं. मतलब एक इन्वेस्टर तो इतने सारे शेयर सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आए, इतने सारे, एंड फिजिकली इतने शेयर्स थे कि भाई देखो इनमें कुछ वैल्यू है क्या. सो वी इन्वेस्टेड 1 full day टू फाइंड आउट. उसमें से 90% बस कचरा, बट 3-4 शेयर निकले जिसके अंदर की उनकी वैल्यू कुछ 25-30 लाख रुपए निकल आई. बट 25-30 लाख इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल अमाउंट बाय एनी स्टैंडर्ड्स, राइट. सो यस वी डेफिनेटली हेल्प इन्वेस्टर्स रिकवर दैट. आजकल तो सेबी ने भी पूरा मुहिम चलाया हुआ है कि आपके जो भी IEPF में पैसे पड़े हुए हैं, जो डिविडेंड पड़ा हुआ है या बैंक में कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ है, सो यू शुड गेट इट, get your PAN and Demat account updated there so that you can get it back. But it's a very cumbersome process. I know. It's not an easy process. I know. It takes months and months, if not years, to get that thing done. But if you do it perseverantly, you will get it. एक बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं, अगर वो खुद अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एसेट एलोकेशन को उठा के बाहर फेंक देते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, वो रिस्क को उठा के बाहर फेंक देते हैं. एंड रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क. करेक्ट. जितना आप रिस्क लोगे उतना आप रिटर्न बनाओगे. 2023 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू की होगी तो आज आप उसका पोर्टफोलियो उठा लो
90% फंड्स उसके पास स्मॉल कैप और थीमेटिक होंगे, 90%, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव। 2024 में वो रो रहा होगा कि भाई मैंने पता नहीं कहाँ पैसे लगा दिए, ये तो बिल्कुल बेकार है मार्केट, इसमें तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए, हम तो फिक्स डिपॉजिट में ही अच्छे थे। बट वही काम अगर वो एक काबिल एडवाइजर के साथ करता तो ये कभी नहीं होता। ही वुड हैव ensured that his asset allocation in terms of debt, equity, gold, silver, InvIT, REITs, or within the equity part, large, mid and small, has been maintained. So ये गलती इन्वेस्टर हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। I am seeing this since 2000 में टेक्नोलॉजी बूम था, तो I don't know whether you were around that time or not. Yeah, I was there. No, in the markets. I was in the markets. Oh, you don't look like. So during that time, we used to go to investors and see कि भाई diversification होना चाहिए। तो बोला हाँ हमने diversify किया हुआ है, but diversify क्या किया हुआ है? He has bought 5 technology funds. So what is diversification then? There is not diversification. You are buying the same thing through 5 different shops. There is no diversification. So I think investors जो diversification को भूल जाते हैं, recency bias रखते हैं, return expectation बहुत ज़्यादा रखते हैं, these are the few things which investors should refrain from. और एक और बड़ा चीज़ जो इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली फेस करते हैं वो है फोमो, fear of missing out. आज आप इन्वेस्टर से बात कर लो, सबको गोल्ड और सिल्वर में फोमो हुआ हुआ है। हाँ। और दूसरे को देखे कि उसने कर दिया है एंड ही इज अर्निंग 30% 40% रिटर्न, सो आई शुड डू। सो एवरीबडी इज एंटरिंग एट द पीक। दे आर एंटरिंग एट द रॉन्ग टाइम। व्हेन स्मार्ट मनी इज थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट, दे आर एंटरिंग। सो फिर क्या होगा? डिजास्टर तो हमें ही है। सो गलती किसकी है? गलती सोने चांदी की है, गलती मार्केट की है, या गलती इन्वेस्टर की है? गलती तो इन्वेस्टर की है। सो एज एन एडवाइजर फॉर द लास्ट 1.5 months we have stopped advising money into gold and silver. We have not taken it out as yet. We started taking out from yesterday onwards. थोड़ा थोड़ा हमने निकालना शुरू किया है, बट अब हम और पैसा बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। सो वी आर डूइंग कोर्स करेक्शन। भाई हमने 5% सिल्वर दिया था आपके पोर्टफोलियो में, अभी वो 15 हो गया है, तो यार 10% निकाल लो। इज दैट द केस विद स्मॉल कैप एंड मिड कैप? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की परफॉर्मेंस अगर हम पिछले 1.5-2 साल में देखें तो अच्छी नहीं रही है। लार्ज कैप्स की भी ठीक ठाक ही रही है। द मार्केट्स हैव नॉट बीन गुड एट ऑल। सी मार्केट्स, तो क्या आप इस समय इफ यू विल बी एडवाइजिंग समबडी तो क्या एडवाइस करेंगे, इररेस्पेक्टिव द फैक्ट दैट हम किस एज ग्रुप में आते हैं या कितना उसका रिस्क प्रोफाइल है? एज ग्रुप के हिसाब से हम उसका रिस्क एपिटाइट देखेंगे। उसका अगर सपोज 40s में है तो we'll say okay, we'll do 60-40, 60 in equity, 40 in debt, and within the 60 जो equity portion है उसमें we will give 60-20-20. 60 large cap, 20 mid cap, 20 small cap. So इस तरह की अगर आप अप्रोच लगाओगे, I can say with lot of certainty that over a 3 to 5 year period the investor will be very happy. क्या कभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिस्टेक भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये तो हम डरा रहे हैं। नहीं मैम, only God doesn't make mistakes. Correct. We will make mistakes. Financial advisors will make mistakes. See, अब मैं अभी आज का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी आज मैं किसी की चांदी बिकवा देता हूँ and God willing, not forbid, God willing that चांदी goes to 5 lakhs. Which is expected. I don't know who's expecting it. I don't know, but if it goes to 5 lakhs, okay, so I've made a mistake. But I've made a mistake, and I'm ready to admit it. No problem in that. See, mistake. When I was a young kid. हाँ, because किसी भी चीज के बढ़ने आपके हाथ में तो नहीं है, पर आपको अपने रिस्क, अपने रिटर्न्स को मैम मोमेंटम में क्या होता है, जब मोमेंटम चल रहा होता है, सो लास्ट 10-15% ऑन द अपसाइड एंड सिमिलरली लास्ट 10-15% ऑन द डाउनसाइड किसी को नहीं पता होता। द बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स, बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट, दे वुडंट नो लास्ट 10%। सो एक बड़ा ही अच्छी मैं आपको बात बताता हूँ। व्हेन आई वाज अ यंग किड, स्टॉक ब्रोकर, आई यूज्ड टू मीट हिम वेरी ऑफन। सो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। बोला यार स्टॉक मार्केट का तो ऐसा है कि अगर आपने बेच दिया
तो भी रहोगे और अगर आपने नहीं बेचा तो भी रहोगे। तो भी रहोगे। तो बेच के रो लो, हाँ, कम से कम बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। हाँ, So that is something which I have, you know, liked it, and I am kind of implementing it with our clients portfolio. मैम सी ये जो रिटर्न की जो है ना एक्सपेक्टेशन, हाँ, ये हमारी यही तो प्रॉब्लम है, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी है, हाँ, ये हम लोग true, बनाते हैं। हाँ, ये एडवाइजर्स की प्रॉब्लम है। ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना इज एडवाइजर्स प्रॉब्लम। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर क्या चाहता है? रिटर्न ही चाहता है, पर ठीक है, इन्वेस्टर्स कहता है मेरे हमारे पैसे को बढ़ाओ। इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मेरे को देखो, मेरे को फिक्स डिपॉजिट में 8% 7% मिल रहा था, आप उससे मुझे 2-3% ऊपर रिटर्न दे दो। आज With तो a better- 2-3% की बात कोई नहीं करता, 5-6% तो आप रख लीजिए। मैम वो आती नहीं है, वो कहने को कुछ भी कह दो वो आएगी नहीं। सो अगर उसको उससे बेटर रिटर्न मिल रही है, सी इन्वेस्टर्स लुक एट एब्सोल्यूट रिटर्न, दे डोंट लुक एट रिलेटिव रिटर्न। सी द एंटायर मार्केट इज फोकस्ड ऑन रिलेटिव रिटर्न, बट द इन्वेस्टर लुक्स एट एब्सोल्यूट रिटर्न कि भाई मैंने 100 रुपए डाले थे, आज उसकी वैल्यू क्या है, बस, और कुछ नहीं देखता हूँ। अनदर प्रॉब्लम विद आर system is that we look at individual scheme, individual asset class, individual share, उसका रिटर्न देखते हैं कि चांदी 50 की 150 हो गई तो मेरे 300% पैसे बन गए, राइट? बट पोर्टफोलियो पे कितना इंपैक्ट है? वन हैज टू लुक एट पोर्टफोलियो रिटर्न. On a portfolio basis, if you are able to generate 12 to 15% return, I think there cannot be a better product than that. On a portfolio basis, उसमें कुछ 20% भी रिटर्न देंगे, उसमें कुछ 8 भी देगा, उसमें कुछ 6 भी देगा और कुछ नेगेटिव भी होगा, बट अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर आपको 12 से 15% रिटर्न आ रही है ओवरऑल पोर्टफोलियो, देन यू आर सो अगर आपने सिल्वर के अंदर, अभी सिल्वर की बात हो रही है तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अगर 10% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड इट हैज ट्रिपल्ड, देन ऑल्सो ऑन ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिस इट इज ओनली 2-3% ऑफ एडिशनल रिटर्न विच यू हैव जनरेटेड. आप सारे पैसे तो नहीं डालोगे ना हम डालने देंगे, तो एटलीस्ट हम तो नहीं डालने देंगे, बट या इन्वेस्टर्स करते हैं ये काम भी. यू विल बी शॉक्ड. सारा पैसा एक एसेट में डाल सारा, जैसे मैंने आपको बताया, 8 टेक्नोलॉजी फंड ले लिए, 5 स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड ले लिए, तो वो सारा क्योंकि कोई खोल के देखता नहीं है कि उस फंड में है क्या. द प्रॉब्लम इज दैट हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उस फंड के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है उसके वो कोई नहीं देखता, वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं. we generate a report in house whereby we can tell you कि सपोज आपके पोर्टफोलियो में 20 फंड है, तो उन 20 फंड का टोटल पोर्टफोलियो देख के उसमें आपकी टॉप होल्डिंग क्या है. इंडिविजुअल स्टॉक्स, नो आपके पूरे पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग क्या है. हाँ. तो सपोज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें हमने 10 फंड ले रखे हैं, तो आपके टॉप होल्डिंग क्या है? उन 10 फंड की नहीं, आपकी टॉप होल्डिंग उन सबकी मिला के क्या है. सो हो सकता है उसके अंदर रेपिटेशन भी होगा, तो वो मिला के सब आपका एक आ जाता है कि भाई उसमें HDFC बैंक आपका 2.5% है या 5% है, या TCS 2.5% है या 5%, जो भी. ये कोई नहीं देखता ना, ये कोई देखता नहीं है. ये हमारा काम है, ये हमारा काम है मैम. अगर आप हमें एम्प्लॉय करोगे तो ये हमारा काम है. ये हम देखते हैं. एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे. कभी कभी मिस सेलिंग भी होती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स से. हम देखते हैं कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो मिस सेल भी होते हैं. आप एडवाइजर्स जो है उनको इन्वेस्टर्स को रंगीन ख्वाब दिखाते हैं, 30% 40%. नो डाउट कुछ ऐसे साल भी होते हैं जहां आपको 30-40% रिटर्न मिलते हैं, लेकिन हर साल आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे मिस सेलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, और इसको रोकने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? इन्वेस्टर अवेयरनेस की तरफ से मैं पूछ रही हूँ. मैम देखिए, मिस सेलिंग आपने बिल्कुल ठीक कहा, होती है. बट अगर आप देखेंगे ये ज़्यादातर मिस सेलिंग, जो भी एक सीजन इन्वेस्टर होगा, सीजन एडवाइजर होगा, सॉरी, वो कभी ये काम नहीं करेगा. वो कभी ये काम करेगा ही नहीं. लाइक आई विल टेल यू अबाउट आवर फर्म. We don't distribute any product which doesn't have a track record of at least 3 years. Unless it is a unique idea which has never been promoted in the market. तो हम करेंगे.
because you're answerable. But अगर Because आप I'm answerable. हाँ, because See, अगर उसका क्या है? आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इतनी सारी एडवाइजेज होती है ना, मैम वहां पे तो एडवाइस है नहीं misselling ना, भी तो है। वहां एडवाइस नहीं है. दे डिजिटल प्लेटफॉर्म डोंट एडवाइज, दे आर ओनली प्रमोटिंग. उन्होंने तो डाल दिया, उनकी कोई एडवाइस नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उनको फंड हाउस ने बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये आप अपने स्कीम अपने उसमें लगा दो, वो लगा देंगे. अब इन्वेस्टर हैज टू डू द ड्यू डिलिजेंस. तो इन्वेस्टर हैज टू बी अवेयर तो दैट इज वेयर डीआईवाई इज डेंजरस, बिकॉज वहां पे आप वही लोगे. एक बहुत बड़ी अवधारणा है इन्वेस्टर्स के साथ कि 10 रुपए की एनएवी में मिल रहा है. एनएवी इज एनएवी, इट्स नेट असेट वैल्यू. वो 10 हो या 10,000 कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर बाइंग दैट डेज मार्केट. अब जाके मतलब आफ्टर I've been associated with mutual fund industry since 1997, so almost 30 years. अब जाके एक ऐसा माहौल बना है कि इन्वेस्टर्स अब ओपन एंडेड फंड में फॉर द लास्ट 8-10 years आराम से पैसे दे देते हैं. अदरवाइज जब तक आपका कोई एनएफओ नहीं आता था पैसे नहीं मिलते थे. सो वो सेल्स रश आज तक चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है. एंड उसके लिए मैं काफ़ी हद तक एएमसीज को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि दे ऑल्सो कीप कमिंग आउट विद सो कॉल्ड न्यूअर प्रोडक्ट, न्यूअर पैकेज प्रोडक्ट. सी माई पॉइंट इज इफ यू आर डूइंग म्यूचुअल फंड्स आर वेरी क्विक इस सेंस में. कोई नया थीम आ गया, कोई नई थीम नहीं होता, वो थीम भी कुछ नहीं है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक बीच में थीम चला था बिजनेस साइकिल फंड, राइट? Consumption fund. Business cycle fund. What stops a open-ended flexi cap fund manager to replicate that idea in his flexi cap fund? Nobody na. His offer document is very much capable of doing that. But वो क्योंकि उसकी सेल्स टीम को चाहिए कि मेरे को एनएफओ लाके बाजार में 2000 करोड़ उठाने हैं, तो इसलिए वो नए नए आइडिया ले. That is the same product wrapped Actually, differently. you have that 5,000 stocks which are listed. Well, उसी में खेल है. See, ma'am, and there is one AMC. I don't want to name. There is one AMC who has just one fund, one equity fund, and they are promoting that only. And that fund, I have been part of that journey for that fund since 400 crores. Today, you know what is the size of the fund? Make a guess. Must be in lakhs, huh? 1,33,000 crores. एक ही फंड है. दूसरा अब लॉन्च कर रहे हैं वो. Okay. क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, दे शुडंट. जो न्यू फंड ऑफर है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सेल्स टीम की प्रॉब्लम है. फंड मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वही करना है जो वो करने वाला है. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज कि एक आइडिया किसी का हिट होता है तो 50 एएमसीज अपना अपना प्रोडक्ट ले आती हैं, एंड इन्वेस्टर्स को वो सब अपना डीआईवाई प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है. उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उसको किसी को पता नहीं होता उसके अंदर क्या होने वाला है. सो और एज अ एडवाइज़र अगर सामने से डिमांड आती है तो कई बार हम लोग भी मना नहीं करते, बट एज अ प्रिंसिपल वी डोंट प्रमोट एनी एनएफओ जब तक फंड का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या वो नया आइडिया नहीं है. वी विल नॉट प्रमोट इट. बट हैविंग सेड दैट, मिस सेलिंग इज रैम्पेंट. और अगर आप देखेंगे मिस सेलिंग किन पॉकेट्स में हो रही है, वो ज़्यादातर मिस सेलिंग आपको ऐसी पॉकेट्स में होती हुई दिखेगी जहां पे आरएम रिलेशनशिप मैनेजर की कंटिन्यूटी नहीं है. सी अगर मैं आज आपका वो तो कहीं पे भी नहीं है सर. नो नो नो. अगर मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट. अगर मैं आपका आरएम हूं तो शायद आपके बच्चों का आरएम भी मैं ही आऊंगा. लेकिन अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, That's what I'm telling you ना, वहां पे तो आरएम तो every 6 months change. And then you look for your. He has a problem. उस बेचारे को अपना बोनस लेना है, उस बेचारे को अपना प्रमोशन लेना है, तो वो कुछ भी करके कुछ भी माल बेचता है. एंड विडम्बना देखिए, उसके पीछे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है
कि सामने इन्वेस्टर उसकी बात पे आंख बंद करके विश्वास करता है, हाँ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन से क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन से आया हुआ है। ट्रू ट्रू हम लोग इंडिविजुअल हैं, जब तक आप हमसे डील नहीं करेंगे, आप एक बार हमसे डील करना शुरू करोगे, फिर हमसे आप बाहर नहीं जा सकते, फिर हमारा ट्रस्ट, देन वी बिकम फैमिली. And this has happened with us over a period of last 8 years since I have been running this business. There are so many investors who are like family to us. They are family, and we don't need to missell. हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ हम, एक तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इंश्योरेंस नहीं करते, हम NFO नहीं करते. हमारे लिए, क्योंकि मेरे को उसको अगले साल जवाब देना है, RM को जवाब नहीं देना. वो तो अगले साल दूसरी ब्रांच में बैठा होगा, वो तो मिलते ही नहीं फिर. वो मिलते नहीं. और अगर आप उसकी मेरे से कभी स्टोरी सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कैसी कैसी भयानक डरावनी स्टोरी है. इन्वेस्टर्स रोते हुए आए हैं हमारे पास, मतलब ऐसे ऐसे इन्वेस्टर जो रिटायर हो गए हैं. रिटायर इन्वेस्टर के 50 लाख रुपए उन्होंने यूलिप में लगा दिए. सो And that money gets stuck, yeah. So there, I think you're right, mis-selling is there, but मैंने ज्यादातर mis-selling इंस्टीट्यूशन के डेस्क से होती हुई देखी है, rather than being independent advisor, because there the relationship is involved. और bias नहीं होता ना. There is, you are biased towards one product of one institution. Absolutely. यहाँ पे आप bias नहीं है. मेरा bias ही नहीं है. आपका तो bias नहीं है. मेरा तो कोई bias नहीं. मेरा bias तो सिर्फ ये है कि इन्वेस्टर के पैसे बनने चाहिए. इन्वेस्टर के पैसे बनेंगे तो he'll be happy with me. If he'll be happy with me, I'll be happy. And he'll put more money. He'll put more money. विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में बहुत शामिल ही होने अच्छा के लगा लिए. आपके साथ एंगेज करके, मजा आ गया. Thank you so much. Thank you so much, and I hope your viewers will benefit from whatever we discussed. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you.